ईरान ने इसराइल पर बाकायदा हमला कर दिया है। एक तीर से 2-3 शिकार ईरान ने किया है। Just eat a hamburger after 8 or 9 months. हमारे यहाँ आम इंसान को मौके नहीं मिलते ऐसी चीजें देखने के लिए। एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है भाई। पेन किलर्स में भी सिलेक्टेड पेन किलर्स हैं जिनको आप दे सकते हैं। इन द ग्रीन कॉर्नर पाकिस्तान की शान आन बान नादिर बलोच। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सोनिया सुंदस। आपको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। बट द थिंग इज़ के वी प्लान समथिंग एल्स, बट जो इस वक्त दुनिया भर में हो रहा है उस हिसाब से आज की सुबह जो है हुई होगी और बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि क्या ख़ित्ते में सूरत हाल जो है वो हो चुकी है। और मैं आगाज़ करना चाहूँगा आज कुरान की सूरह अल इमरान में इरशाद रब्बानी है, अगर तुम्हें ज़ख़म पहुँचा है तो उन्हें भी ऐसा ही ज़ख़म पहुँच चुका है और हम ये दिन लोगों में बारी बारी बदलते रहते हैं कि ताकि अल्लाह ईमान वालों को जान ले और तुम में से बास को शहीद करे और अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं कर रहा है। तो सोनिया रात भर बड़ी जो है वो हॉट डेवलपमेंट हुई है। ऐसे ही आज दुनिया भर में इसराइल ईरान की जंग की जो है वो गूंज है और रात में ईरान ने बाकायदा सहूनी रियासत की जारियत के खिलाफ फैसला कुन जवाब दिया है। इसमें इसराइल के अहम फौजी सिक्योरिटी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो कल रात जो तमाम तर डेवलपमेंट हुई है ईरान की जानिब से और सब इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि क्या सिचुएशन रहेगी और फाइनली ईरान ने जो है अब रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन अब सिचुएशन यह है कि ईरान जो है वो तैयार है। ये जो उनके सुप्रीम लीडर उनकी तरफ से बयान आया है कि न सिर्फ ईरान किसी भी रिटेलिएशन के लिए तैयार है बल्कि अगला हमला होगा वो इससे भी ज़्यादा दर्दनाक होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी खबर की जानिब चलते हैं। गजा, लबनान और यमन पर सहूनी हमलों के बाद ईरान भी बराह रास्त जंग में कूद पड़ा। इसराइल पर 180 के करीब मिसाइल दाग दिए। बड़े नुकसान की इत्तलात आ रही हैं। बौखलाहट के शिकार इसराइली क़यादत के मशरिक़ वुस्ता में सख्त जवाब की धमकी। क्या खित्ता बड़ी जंग की लपेट में आने वाला है? शहर कायद पर डेंगी मच्छर हमला आवर। सिंध में रिपोर्ट 87% केसेस का ताल्लुक कराची से निकला। 1536 केसेस में 1361 केसेस कराची के हैं। एदाद और शुमार भयानक है। एक मच्छर के आगे पूरी इंतजामिया बेबस दिखाई दे रही है। अमेरिका में तनसाजी के आलमी मुकाबलों में कौमी परचम सरबलंद। एहसन असलम ने IFBB गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। फख्र पाकिस्तान आज होंगे दुनिया बोल है वे मेहमान। और हर 9 में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा लाहक। पाकिस्तान पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक में शामिल। मोहलिक बीमारी से आगाही के लिए दुनिया अक्टूबर को पिंक अक्टूबर के नाम से मनाती है। आज हम भी अपना हिस्सा डालेंगे। ऑलराइट, तो हम शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। ईरान ने इसराइल पर बाकायदा हमला कर दिया है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल पर मिसाइलों की बारिश करती है। अकॉर्डिंग टू पहले सोर्सेज यह है कि 400 मिसाइल दागे हैं, बट देन ओवरनाइट ये पता चला कि ईरान से इसराइल की जानिब कम अज़ कम 180 मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए। बिल्कुल। और मिसाइलों का जो हदफ था दारुल हुकूमत तल अबीब है। सबसे अहम बात ये रही है कि इस बार इसराइल का अरबों डॉलर का आयरन डोम सिस्टम बुरी तरह से नाकाम हुआ है और मिसाइल ज़मीन पर ही फट गए, जिससे इसराइल में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। एब्सोल्युटली, बड़ी सारी खबरें भी आती रहीं और इसराइल के जो न सिर्फ दिफाई तनसीबात बल्कि अकॉर्डिंग टू CNN ऐसा भी हुआ कि जो मुसाद था जो कि इसराइल का इंटेलिजेंस यूनिट है उसके सेंट्रल ऑफिस के करीब भी जो बॉम्ब गिरा और खैर ये मिसाइल गिरा और मिसाइल अब ये फटा या नहीं फटा उसने वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रेटर जो है वो क्रिएट कर दिया। लेकिन अब इस तमाम तर मामले में अमरीकी हठधर्मी भी जाहिर सी बात है क्योंकि वो खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। जो सदारती उम्मीदवार है कमला हैरिस, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ईरान और उसके जो हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हैं उसके खिलाफ अमेरिका हर ज़रूरी इक़दाम करेगा और जो भी इक़दाम ज़रूरी होंगे वो किए जाएंगे। और इसी तरह का बयान जो है वो पेंटागन के स्पोक्स पर्सन है पैट राइडर, उन्होंने भी दिया है। खैर अब ज़रा हम बात कर लेते हैं इस तमाम तर मामले पे आगे क्या होने जा रहा है। साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं।
जी डॉक्टर साहब, कल रात जो है ईरानी हमला, उसने एक नई जंग का आगाज़ जो है क्या हो सकता है, क्योंकि हमास जो है वो इस वक्त किस पोजीशन में आ चुका है, मुसलसल डैमेज उसके बावजूद भी एक बड़ी गोरिल्ला वॉर के लिए तैयार है हमास के मुजाहिदीन? जी, इसका तो नेचुरल यानी कुदरती एक अमर यही है कि ये जो प्रॉक्सीज जिस पर कि बम्बार्डमेंट की जा रही है, जिस पे इज़राइल उनको सॉफ्टन कर रहा है, जिसको कि मतलब टारगेट को जितना मध्यम कर सकता है, उनकी ताकत को वो मध्यम कर रहा है। एक तरफ तो इज़राइल की कोशिश ये है इतनी ज़्यादा कत्ल व गारत करने के बाद, तो जब भी ऐसे हालात हों, जहाँ भी ऐसी हालात हों, तो फिर वो तहरीकें जब थोड़ी बहुत उनको इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचता है, तो वो तहरीकें अंडरग्राउंड चली जाती हैं, और अंडरग्राउंड का मतलब है गोरिल्ला वारफेयर। और ये जो अभी नए हिज़्बुल्लाह के लीडर आए हैं, नईम, इन्होंने पहले ही अपनी किताब एक लिखी है और उसमें फ़िदाईन का बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया है कि फ़िदाई हमले करने चाहिए हमें। तो ये ही मतलब है गोरिल्ला वारफेयर का। यस, ये शामिल हो सकते हैं, लेकिन सारा डिपेंड करता है कि ईरान ने जो ये तकरीबन 250 के करीब मिसाइल दागे हैं, उसका रिटेलिएशन में क्या होता है। महसूस ये हो रहा है कि गो के वाइट हाउस में जो बाइडन और कमला हारिस ने इसको मॉनिटर किया है बैठकर उसमें, और साथ साथ इस पर इज़राइल में, पूरे इज़राइल में एक इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी, लेकिन आखिरी ख़बरें आने तक इज़राइल ने वो इमरजेंसी यानी लोगों को अंडरग्राउंड शेल्टर से बाहर आने का कह दिया था, जिससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि ईरान ने जो बताया था पूरी दुनिया को कि वो अपने टाइम पर जो इस्माइल हनिया को उन्होंने उनकी यानी इज़राइल की सरज़मीन पर उनकी सॉवरेनिटी को इफ़ेक्ट करते हुए, उनके यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने हमला किया था इज़राइल ने, और इस्माइल हनिया को शहीद किया था। तो उस वक्त अनाउंस किया गया था कि हम अपने टाइम पर इसका बदला लेंगे। तो अब एक तीर से 2-3 शिकार ईरान ने किया है। एक तो ये है कि वो बदला इंटरनेशनल कानून के मुताबिक हो गया, और दूसरा ये हो गया, इंटरनेशनल कानून क्या है कि अगर कोई आपकी सॉवरेनिटी पर हमला करे तो आपको हक है कि आप उसका जवाब दें। तो ईरान ने वो अपना हक इस्तेमाल कर लिया, पहली चीज़। लेकिन उसके साथ जो एक तीर में 3 शिकार किए हैं, वो ये कि हिज़्बुल्लाह को जो प्रेशर पड़ रहा था ईरान के इस रॉकेट से, हो सकता है वो प्रेशर कम हो जाए, इसलिए कि ज़मीनी फोर्सेस जा चुकी हैं लबनान में, घुस चुकी हैं लबनान में, और वो कि इज़राइल कह रहा है कि बस वो मुख्तसर वक्फे के लिए जाएंगे और वापस एक्शन करके आ जाएंगे। ये हो सकता है कि ईरान के इस हमले के बाद ऐसा ही हो, लेकिन पहले नीयत दूसरी नज़र आ रही थी इज़राइल की कि वो कब्ज़ा करके बैठ जाए अपने सदन इस पे लबनान पर, और इस बहाने से कि वो नॉर्दर्न इज़राइल के जो 1,20,000 की आबादी, जिसमें से लाख अफराद बेघर हो गए हैं, उनको वापस इज़राइलियों को उनके घरों में बसाए। तो जिसकी वजह से 2-3 फ़ायदे, और फिर उम्मीद की जाती है कि हमास को तो खैर इज़राइल का ख्याल था कि चंद दिनों में उसको हम निपटा देंगे और उसको तबाह बर्बाद कर देंगे, लेकिन साल हो गया, 4-5 दिन रह गए हैं, 5 दिन 6 दिन, तो अभी तक हमास की ताकत अभी भी बरकरार है, और हमास उनको अभी तक अंदर नहीं आने दे रहा है अपने टनल्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिज़्बुल्लाह, जिनकी ताकत कहीं ज़्यादा है हमास से और सबसे बड़ी प्रॉक्सी है, और जो जिनकी आइडियोलॉजिकली नज़रियाती तौर पर सुप्रीम लीडर ईरान के ही उनके लीडर हैं, तो वो उनके पास तकरीबन 1.5 लाख के करीब मिसाइल और रॉकेट्स और ये ड्रोन्स हैं। तो अगर वो अपने एक साथ शुरू हो गए अपने इस तमाम एसेट्स के साथ, तो इज़राइल को मुश्किल पेश आएगी। गो के कमला हारिस ने और जो बाइडन ने कह दिया है ईरान की बात की अभी। जी जमी साहब, आपने बात की अभी ईरान की, तो क्या अब ईरान बराह रास्त इसराइल पर हमला करेगा? और अगर ईरान पर इसराइली हमला हुआ तो क्या हम इसको तीसरी जंग अजीम का आगाज़ तस्वुर करें? जी, ये रीजनल जंग तो हो सकती है, तीसरी आलमी जंग के तरफ जाना नामुमकिन है तकरीबन, इसलिए कि तीसरी आलमी जंग
का मतलब ये होगा कि पूरी दुनिया फना हो जाएगी, इसलिए कि न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हो सकते हैं उसमें। और जब तीसरी आलमी जंग का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर पावर उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। गो के ईरान भी अभी इस काबिल हो गया है 60-65% इनरिचमेंट के बाद, और शकूक यही पैदा किए जा रहे हैं या हो गए हैं अमेरिका को और इजराइल को, तो तकरीबन काफ़ी इस चीज़ का यकीन आ गया है कि ईरान अगले चंद बहुत थोड़े टाइम में एक न्यूक्लियर ताकत बन जाएगा। एक ये भी वजह है कि आप कह रहे थे कि ईरान के इस हमले के बाद क्या इजराइल हमला करेगा। इजराइल की तो नीयत शुरू से है कि ईरान पर हमला करे, और जनरल असेंबली में जो इस मरतबा 4 दिन पहले नेतन्याहू ने तकरीर की, उसमें भी ईरान को एक शैतानी आर्क के तौर पर, लाइन के तौर पर गिनवाया उन्होंने वहाँ। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जब न्यूक्लियर रिकॉर्ड हो रहा था उस वक्त भी यही इजराइल की मंशा थी कि किसी तरीके से जो उनके पास उस वक्त न्यूक्लियर एसेट्स थे या जो एनरिचमेंट के एसेट्स थे उसको तबाह किया जाए। लेकिन दुनिया ने P5+1 ने ऐसा नहीं होने दिया, तो अब वो उस ख्वाहिश की तकमील चाहेगा, और अब तो उसका अमेरिका भी साथ देने के लिए तैयार नज़र आता है। लेकिन अमेरिका ने अपनी और तमाम ताकतें इसलिए इर्द-गिर्द जमा की हुई हैं कि ज़्यादा पूछना चाह रहे थे कि हमास और हिजबुल्लाह के राब्तों की इत्तलात हैं, क्या इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह के बाद भी हमास और हिजबुल्लाह की क़यादत इतनी मुस्तहकम है कि आने वाले हालात का मुकाबला कर सके? नहीं, कोऑर्डिनेशन तो आजकल की जदीद दुनिया में रोकना नामुमकिन हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन तो है, और हिजबुल्लाह ने एक मरतबा नहीं दर्जनों दफ़ा कहा कि अगर इजराइल हमास पर हमला बंद कर दे तो हम नहीं करेंगे इजराइल पर हमला। तो ज़ाहिर है वो जगबंदी की शर्त ही शहीद हसन नसरुल्लाह ने यही रखी थी कि लबनान की तरफ से इजराइल पर हम रॉकेट नहीं बरसाएंगे, हमला नहीं करेंगे अगर इजराइल हमास पर हमले बंद कर दे। तो ये तो बात दुरुस्त है कि उनकी आपस में कम्युनिकेशन है, न सिर्फ उनकी आपस में कम्युनिकेशन है बल्कि हौतियों की भी हमास और हिजबुल्लाह से कम्युनिकेशन है, हौतियों की भी ईरान से कम्युनिकेशन है। ये 3 बड़ी ताकतें हैं, हौती, हमास और हिजबुल्लाह, जो कि प्रॉक्सी की सबसे बड़ी जो इसकी निशानियां हैं, यानी ईरान की प्रॉक्सी, ईरान की ताकत, और ईरान की है ही यही प्रॉक्सीज जो हैं सबसे बड़ी डिफेंस लाइन है कि ईरान पे चढ़ाई करने से पहले इनसे निपटा जाए। तो साथ साथ इराक में भी प्रॉक्सी है, इसके साथ साथ सीरिया में भी। ठीक है जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त जो है वो ये तमाम तर सूरत हाल जो है इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो ईरान इसराइल टेंशन, अब दुनिया क्या चीज़ें मज़ीद अनफोल्ड होंगी दुनिया भर में। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड टॉक अबाउट इट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। अब बात होगी कुछ स्पोर्ट्स के मैदान की। पाकिस्तानी हीरो एहसन असलम ने अमरीकी सरजमीन पर पाकिस्तान का परचम लहराया है। एहसन एक एथलीट है जो अमरीकी तारीख के सबसे बड़े एक्सपो में शिरकत के लिए अमरीका में ही मौजूद हैं। बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में पाकिस्तान के इस नौजवान ने दुनिया के बेहतरीन बिल्डर्स को पीछे छोड़कर गोल्ड मेडल हासिल किया है। एहसन असलम ने लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट के मुकाबलों में मेंस फिजिक में गोल्ड मेडल जीता, और यकीनन ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, ख़ासतौर पर ऐसे एथलीट्स के सामने जिन्हें तैयारियों के लिए हुकूमत की भरपूर सपोर्ट हासिल होती है। उनके मुकाबले में हमारे एथलीट स्पॉन्सर्स की तलाश में दिखाई देते हैं। और एहसन असलम वो शख्स के जिन्होंने पहली बार पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा एजाज़ हासिल नहीं किया, बल्कि इससे पहले भी वो 2022 में एशियन चैम्पियनशिप में 3 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। अमेरिका से एहसन असलम हमारे साथ मौजूद है। एहसन, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग हमारी, आपकी तो गालिबन रात होगी। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, और मज़ीद आपने कामयाबी हासिल की, अभी भी अमेरिका में मौजूद है। तो टेल अस अबाउट द फीलिंग, कैसा महसूस कर रहे हैं, और इस एक्सपो के हवाले से भी ज़रा मुझको बताएं। Walaikum salam, and thank you for Pole News and all the teams for inviting me for the wonderful show. Yeah, I'm feeling very good, excited. I'm very happy. It's for the nation. It's been a long journey for me to be there.
and I was the first Pakistani to be participated, जिसने इस शो के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया, और यहाँ तक पहुँचने वाला मैं पहला इंसान हूँ। इससे पहले हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी सारे दूसरे कॉम्पिटिशन्स खेल चुके हैं, बट मैन फिजिक के अंदर गोल्ड मेडल आई थिंक सो अभी तक किसी ने नहीं दिया, स्पेशली ऑन सॉइल ऑफ US। सो इट्स बीन अ ग्रेट फॉर मी एंड ग्रेट, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी, वैसे एहसन वेट लिफ्टिंग के लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है, कैसे मैनेज करते हैं? और USA जाने से पहले की तैयारियों के बारे में भी कुछ बताइएगा, कोचेस की हेल्प भी लेते होंगे, किस तरह से मैनेज किया जाता है सब कुछ? Ma'am, if I talk about Pakistan, then it's very difficult to manage expenses, especially bodybuilding. It's a very expensive sport. काफ़ी ज़्यादा पैसा रिक्वायर्ड होता है, काफ़ी सारा टाइम, और सबसे ज़रूरी डिसिप्लिन। आई नो सुनने में बहुत अजीब लगता है, बट वी आर द पर्सन जो कि पूरा साल जो है वो एक ही तरह का खाना खा रहे होते हैं, और फिर नॉर्मली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो है वो, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान के अंदर बॉडी बिल्डिंग इतनी मुश्किल है कि आप या तो अपना घर चला सकते हो, ठीक है, या फिर अपनी बॉडी बिल्डिंग के ऊपर जो है वो फोकस कर सकते हो। तो मेरे लिए लाइक it's a very difficult. I faced a lot of criticism as well, a lot of, मैंने काफ़ी सारी तनकीदें भी सुनी है, बहुत सारे मसले वसाइल भी दरकार रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ तक पहुँच गया हुआ, और यहाँ तक आने के बावजूद भी मेडल ले लेना वो मेरे अब खुद में एक तरह की अचीवमेंट है। आई एम हैप्पी, और साथ ही साथ क्या नाम लेते हैं, दुख भी है। दुख इस बात का है कि यार मतलब मुझे अभी तक नजर नहीं आता कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर क्यों तवज्जो दी नहीं जाती, ठीक है, क्यों मतलब कि सिर्फ एक दो गिने चुने स्पोर्ट्स को सिर्फ देखा जाता है। अगर पाकिस्तान के बाहर आप अगर आए, ठीक है, तो यहाँ पर लोग पैसे दे के स्पोर्ट्स देख रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर पैसे देकर लोग जो है वो एक्सपोज को अटेंड करते हैं भाई, बल्कि और पाकिस्तान के अंदर लाइक आई विश दैट इन फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो बाकी स्पोर्ट्स को भी तवज्जो दी जाए, और बाकी स्पोर्ट्स जो मैंस हैं, प्लेयर्स हैं, उनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ताकि वो जो है वो आगे जाके परफॉर्म कर सकें। तो यस, यही था। और ऐसा आपने मैं फाइनेंसिस की आपसे ज़रूर बात करूंगा, आपने अपनी गुफ्तगू में एक बड़ी अहम बात की, हम पूरा साल एक खाना खाते हैं। अच्छा, लोग जो है ना वो इसको बड़ा दूर से देखने में बड़ा लगता है यार क्या फिजिक है दिस एंड ऑल दैट, बट उसके पीछे जो डिसिप्लिन है, एंड आई वुड लाइक टू कोट विराट कोहली द ग्रेट, के विराट सेज के जी ये बार बार एक ही चीज़ करना बोरिंग है, बट बोरिंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। तो मुझे ज़रा डिसिप्लिन के बारे में बताइए ना प्लीज़, ताकि जो बच्चे देख रहे हैं, जो नौजवान देख रहे हैं, वो ज़रा अपने अंदर ये चीज़ अडेप्ट करें कि भाई फैंसी डाइट और ये सारी चीज़ें ना, फैंसी डाइट प्लान तो बड़े मिल जाते हैं, बट गोइंग थ्रू अ डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सर, इफ आई टॉक अबाउट दिस, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि आई just eat a hamburger after 8 or 9 month, a single pastry after 8 or 9 month, and that's it. वो भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक पेस्ट्री और एक बर्गर मैंने खाया, ठीक है, और वो तकरीबन 8 या 9 महीने के बाद। तो डिसिप्लिन की बात की जाए तो यस, नो स्किप डे, एवरी डे यू हैव टू बी ऑन जिम। आपको हर रोज जो है वो ट्रेन करना होता है। कार्डियो जो है वो आप सुबह को कार्डियो कर रहे होते हो, रात को जिम कर रहे होते हो, जॉब को साथ मेंटेन कर रहे होते हो, क्योंकि फाइनेंशियल तो कहीं से पैसे आ नहीं रहे होते, ठीक है, तो आप अपनी जॉब भी कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद फिर अपना फूड भी। आई वाज वेरी लकी, मैं अपनी मदर का इसमें जरूर रोल रखूंगा, क्योंकि शी इज द लेडी हु कुक माई ऑल मील, जो मेरे लिए खाना बना देती थी, ठीक है, और घर का सारा लोगों का खाना अलग बन रहा होता था और मेरा खाना जो है वो अलग बन रहा होता था। तो और मेरी वालदा का इसमें बड़ा सपोर्ट था। तो और खाने की अगर बात की जाए तो सर इस तरह का खाना है कि हम सारा साल जो है वो वाइट राइस खाते हैं, चिकन खाते हैं, ठीक है, उसके बाद बॉइल्ड पोटैटोज चल रहे होते हैं, कोई मिर्च नहीं है, कोई मसाला नहीं है, कोई ऑयल नहीं है, कोई फास्ट फूड नहीं है, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ठीक है। हमारे लिए हमारी कोल्ड ड्रिंक जो है वो सिर्फ पानी होती है, ठीक है। और यस,
डेफिनेटली इट रिक्वायर्ड। अगर किसी दूसरे स्पोर्ट्स की बात की जाए तो बॉडी बिल्डिंग इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड मोस्ट टफ स्पोर्ट इन द हिस्ट्री। सर्टेनली। वैसे एहसन, आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि यू आर वेरी मच पैशनेट टुवर्ड्स योर बॉडी बिल्डिंग एंड स्टफ। सो मैं ये जानना चाहूँगी, बल्कि हमारी आवाम भी ये जानना चाहेगी कि आपको क्या चीज़ इतना ज़्यादा मोटिवेट करती है बॉडी बिल्डिंग की तरफ, और क्या चीज़ जो है वो आपके लिए, क्या कहना चाहिए उसे, कि आपका रुझान जो है वो किस तरह से इसके ऊपर आया? मैम, बॉडी बिल्डिंग इट्स नॉट अ न्यू स्पोर्ट्स। बॉडी बिल्डिंग हमारी हिस्ट्री के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं है, लेकिन अगर बाकी जगह पे देखा जाए तो पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे मुल्कों ने बॉडी बिल्डिंग के अंदर इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली हुई है कि बच्चा जो है वो आज दूसरे स्पोर्ट्स की बजाय जो है वो बॉडी बिल्डिंग को देख रहा है। ठीक है, दे वांट टू बी गेट फिट, उनको अब कपड़े पहनना अच्छा लगता है, ठीक है, उनको बॉडी अच्छी बनाना अच्छा लगता है, एंड दैट्स डेफिनेटली फैसिनेटिंग थिंग। मुझे भी यही चीज अट्रैक्ट कर रही थी। ठीक है, आई वाज वाचिंग वीडियोस ऑन सोशल मीडियाज ऑन ऑल द अदर थिंग्स, जिम जाना, अपनी एक एक्टिविटीज को बरकरार रखना, दीज ऑल थिंग्स अगर आप इसमें इन्वॉल्व होते हो, ठीक है। और आई आल्सो वांट टू से ऑल द यंगस्टर जो कि जिम करते हैं, हैट्स ऑफ टू यू यार, ठीक है, आप इस चीज को कंटिन्यू करो, ठीक है। इट्स विल बी, अगर आपने कोई कंपटीशन वगैरह नहीं भी खेलना तब भी, ठीक है, यू विल डेफिनेटली अ बेटर पर्सन। आपको डिसिप्लिन सीखने को मिलेगा, आप अपनी लाइफ में और एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीजों से बाहर निकलोगे। बिल्कुल। ऐसा मैं चाहूंगी कि आप इस बात पर भी रोशनी डालें कि ये आपको मेंटली कितना सेन रखती है वर्कआउट इन सब। अ लॉट। देखें, बॉडी बिल्डिंग इज अ काइंड ऑफ स्पोर्ट्स जिसके अंदर आपकी मेंटालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग। यू लर्न कि आपको टाइमिंग, मतलब आपके टाइम के लिहाज से किस तरीके से आपको चीज़ों को मैनेज करना है। ये सिर्फ आपकी नॉर्मली जिम लाइफ में आपकी हेल्प आउट नहीं कर रही होती, आपकी बाकी चीज़ों में भी हेल्प आउट कर रही होती है। देखिए, एक बच्चा है, ठीक है, ही डजंट वांट टू डू एनी एक्टिविटी, और वो घर में बैठा रहता है, ठीक है, और स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है और वापस आकर जो है वो घर में सारा टाइम स्पेंड करता है या सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वगैरह देख रहा है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, अगर वो एक जिम जा रहा है, ठीक है, और जिम जाके वो एक्सरसाइज कर रहा है, डेफिनेटली इट विल रिड्यूस द टेंशन ऑफ योर माइंड, ठीक है। आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें जो है वो रिड्यूस करती है, ठीक है, और आपको जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने का तरीका भी सिखाती है, बिकॉज इट गिव्स यू मोटिवेशन एवरी डे। हर रोज आप जिम जाते हो, हर रोज जो आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हो, इट विल इम्प्रूव योर हेल्थ as well as your mentality as well. So it's a very good thing कि मैं सबको ये बोलता हूँ, ठीक है, कि यार अगर कुछ छोड़ो, अगर कंपटीशन नहीं भी खेलना, ठीक है, कोई आपने चैंपियनशिप नहीं भी खेलनी, बट एटलीस्ट डू एक्सरसाइज एवरी डे। इट्स अ गुड थिंग। एब्सोल्युटली। एहसन, एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद on achieving this fantastic feat, और आपको best of luck भी विश करते हैं हम। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। तो ये थे एहसन असलम, और ही हैज़ डन ब्रिलियंट टू द कंट्री। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। बिल्कुल, एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और देखेंगे प्रोग्राम में आके क्या क्या है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर से आगाही का महीना है, और दुनिया भर में इस मर्ज से बचाव के लिए मुख्तलिफ तरीकों को इस्तेमाल करते हुए लोगों को, ख़ास तौर पर ख़वातीन को आगाही दी जाती है, कैंपेन्स रन की जाती हैं। ब्रेस्ट कैंसर तो पूरी दुनिया में ही तेज़ी से फैलने वाला मर्ज है, लेकिन पूरे एशिया में इसके सबसे ज़्यादा केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट होते हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ये गलतफहमी भी पाई जाती है कि ये सिर्फ ख़वातीन का मरज़ है। ऐसा नहीं है, बल्कि ब्रेस्ट कैंसर मर्दों को भी हो सकता है। उमर आफ्ताब साहब, CEO पिंक रिबन, आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में क्यों है जहाँ ब्रेस्ट कैंसर तेज़ी से फैल रहा है, वजूहात क्या हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर 9 में से खातून ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है, यानी जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं। अच्छा, और अगर मैं आपके लिए इसका क्विक कंपेयर कि ये जो रिस्क फैक्टर इंडिया में है वो 22 में से 1 है, तो बिल्कुल कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम ये देखते हैं कि हमें एक ही खित्ते के लोग हैं और एक ही
जेनेटिक्स के लोग हैं, लेकिन क्या वजह हुई कि हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर जो है वो 3 गुना उसका जो रिस्क है वो ज़्यादा हो गया। और उसमें अभी जो देखा जा रहा है कि एक और जो अलार्मिंग फैक्ट है वो ये है कि पूरी जो दुनिया में जो ब्रेस्ट कैंसर की जो एवरेज एज है वो 55 साल है, जबकि हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर होने की जो एवरेज एज है वो 35 साल है, यानी तकरीबन 20 साल कम उम्र की ख़वातीन में पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। अब आपने वजूहात की बात की, तो अभी तक हम कि एक ऐसा फैक्टर तो आइडेंटिफाई नहीं कर सके, लेकिन खुराक एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो रिसर्च हुई है और डॉक्टर्स अब ये बताते हैं, मेडिकल साइंस ये बताती है कि जो ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है उसको 40% कम किया जा सकता है लाइफस्टाइल चेंज के साथ, और जिसमें कि खुराक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हम जो बहुत सारी चीज़ें अपनी खुराक में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हम जो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए जानवर जो है उसको हार्मोन के जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, हम जो ऐसी चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी फीड जो है वो अनहेल्दी है, हम जो शुगर जो वाइट शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, वो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिल के, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी अब जो यंग फीमेल्स जिनमें ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो रहा है उनमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उनके जेनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टिल उनको ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डायग्नोज हो रहा है। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारी खुराक है और हमारा लाइफस्टाइल है। ओके डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात की, और फूड तो मतलब हमारा इतना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर लेकिन दीगर मॉर्बिड ओपेसिटी से लेकर डायबिटीज़ एंड एवरीथिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि एक तो आपने ये बात बताई, दूसरा ये कि हमारे यहाँ इस चीज़ का भी तो शऊर नहीं है ना कि अगर या तो हमारी फैमिली हिस्ट्री में है तो हम एक सर्टेन एज पे खुद से जाके इसको डॉक्टर से चेकअप या हॉस्पिटल से चेकअप कराएं, ये तो हमारे यहाँ है ही नहीं। तो इस पे मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर आगाही दें हमारे लोगों को, और इसमें डरने की बात नहीं है, इट्स अबाउट पहले से प्रिवेंशन ले लें ताकि अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ है तो यू कैन बिल्ड अप सेफ्टी वॉल अगेंस्ट दैट। जी, इस कैंपेन को रन करने का मकसद ही ये है कि ब्रेस्ट कैंसर वाहिद ऐसा कैंसर है जिसको अर्ली डायग्नोस किया जा सकता है, क्योंकि जो बाकी जितने कैंसर हैं वो जिस्म के अंदर ग्रो करते हैं और बहुत लेटर स्टेज पे उनका पता लगता है, लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर है इसकी जितनी अलामात हैं वो सब एक्सटर्नल हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर छाती के किसी हिस्से में या बगल के नीचे कोई गिल्टी का होना, या जो छाती की जो स्किन है उसके ऊपर कोई डिम्पलिंग या रैशिंग होना, या छाती से किसी किस्म का डिस्चार्ज होना, ये वो सिम्टम्स हैं जो एक्सटर्नली नोन होते हैं। और यही वजह है कि जो इस कैंपेन को रन करने का मकसद ये है कि इसको अर्ली डायग्नोस करने के 3 बहुत सिंपल तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि तमाम ख़वातीन महीने में कोई एक दिन अपना फ़िक्स करें और वो अपना सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन ख़ुद करें। उससे ये होगा कि अगर किसी तरह की भी कोई चेंज आएगी तो फ़ौरी तौर पे पता लग जाएगा कि कोई गिल्टी है या किसी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी है। दूसरा उसके अलावा ये है कि जो 30 ईयर्स से ऊपर की ख़वातीन हैं वो 2 साल में एक दफ़ा अपना क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन यानी डॉक्टर से अपना मुआयना कराएं। और तीसरी जो स्टेप है वो ये है कि जो 40 साल से ऊपर की ख़वातीन हैं वो 2 साल में एक दफ़ा अपना मेमोग्राम कराएं जो कि छाती का एक्सरे है। तो ये 3 स्टेप्स ऐसे हैं जिनसे कि ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डायग्नोस किया जा सकता है। अच्छा, और अगर ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डायग्नोस कर लिया जाए तो इसमें जो सर्वाइवल रेट है वो 95% से ज़्यादा है। लेकिन स्टिल हम ये देखते हैं कि अभी भी जो ज़्यादातर ख़वातीन जो इस डिज़ीज़ के साथ हॉस्पिटल्स में आती हैं उनकी रेशो आज भी जो है वो है जो कि थर्ड स्टेज पे आती हैं, जो कि एक बहुत लेटर स्टेज है जिसमें कि ज़्यादातर जो कैंसर है वो बॉडी के किसी और पार्ट में भी फैल गया होता है और वो एक तकलीफ़देह शक्ल इख्तियार कर लेता है। जी उमर साहब, ऐसे बताइए कि शहर में तो एजुकेटेड मोस्टली ख़वातीन एजुकेटेड होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, टीवी और सोशल मीडिया के थ्रू भी कैंपेन्स जो रन होती हैं और अदरवाइज़ भी बातचीत होती है, आगाही हो ही जाती है। लेकिन जो गांव देहात में रहने वाली ख़वातीन हैं
उनको किस तरह से आगाही दी जाए और आपका इदारा ख़ास तौर पर वहाँ तक पहुँच कर किस तरह से उनको कैंपेन्स रन करता है? इसके ब्रेस्ट कैंसर का जो एक मेन चीज़ है कि शऊर उनको दिया जाए कि जी सेल्फ़ एग्जामिनेशन कैसे करनी है, किस तरह से करते हैं आप लोग ये? अच्छा, एक तो जो आपका जो सवाल का पहला हिस्सा है कि जी जो शहरों में ख़वातीन हैं, जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, हमने पिछले कुछ अरसे से इसके ऊपर सर्वे करना शुरू किया और सरप्राइजिंगली हमने ये देखा कि अगर हम कोई 100 पढ़ी लिखी ख़वातीन से ये सवाल करें कि उनमें से कितनी ख़वातीन जो हैं उन्होंने अपना मेमोग्राम कराया, तो आपको हैरत होगी ये जान के कि हार्डली शायद 3% ऐसी ख़वातीन हैं जो अभी भी इस चीज़ का शऊर, इसको जानने के बावजूद इसके ऊपर कोई एक्शन ले रहे हैं। जनरली देखा ये गया है कि एक तो हम ओवरऑल अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं है, एज अ नेशन भी हम थोड़े हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, और दूसरा ये कि सम और शायद हर एक को ये लगता है कि ये जो जिस डिज़ीज़ की बात हो रही है ये मेरे लिए नहीं है, ये मुझे नहीं हो सकती, ये तो और लोगों के लिए है। तो ये एक तो अभी जो हमारे समाजी रवैये हैं, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें भी हम ये देखते हैं कि अभी भी ये जो अवेयरनेस है ये एक्शन में अनफॉर्चुनेटली कन्वर्ट नहीं हो रही। जहाँ तक आपने बात की गांव देहातों की, तो वहाँ पे एक तो ये कि पिंक रिबन ने जो लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम है गवर्नमेंट के साथ इश्तराक से, उसके अंदर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर को इंक्लूड कराया है, क्योंकि लेडी हेल्थ वर्कर्स पूरे पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल पे अवेलेबल हैं और वो एक फ़र्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं जो कि एक गांव या देहात में ख़वातीन को, क्योंकि वो ऑलरेडी गायनी से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ों पे उनके साथ। दूसरा ये कि पिछले चंद सालों से आपने देखा कि पिंक रिबन ने उमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, समय हमें ब्रेक में जाना है। तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेस्ट आगाही की कैंपेन्स के बारे में हम बात कर रहे थे। अपना ख्याल रखिए, अपनी ख़वातीन का ख्याल रखिए और लेते हैं इस पर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आते हैं वापस और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोल है में खुशामदीद। आज है बड़ा अहम दिन, और वैसे तो बहुत सारे हम दिनों का तस्करा करते रहते हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज आजकल के, ना सिर्फ ये कि आलमी सियासत के तनाजुर में, बल्कि हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में भी। और वो दिन है अदम तशद्दुद का आलमी दिन, वो मनाया जा रहा है। अब इसको मनाने का मकसद जो है वो तशद्दुद से इनकार और प्यार को आम करने की ज़रूरत पर जोर देना है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये दिन मनाने का एक मकसद ये भी है कि शिद्दत पसंदी की नज़रियात की नफ़ी की जाए और इंसानियत का प्रचार किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनकी बुनियादी वजह सिर्फ शिद्दत पसंदी और नफ़रत पर मबनी सोच है। अच्छा, क़याम आम के फ़रोग़ के लिए फ़न और अदब के किरदार की बात करें तो क़ारीन और नाज़रीन के ज़हनी और जमालियाती एहसासात पर ये असरअंदाज होते हैं और तनाज़ात को हल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम ऐसी एक बहुत ही ख़ास मेहमान से गुफ्तगू करें, आपकी मुलाकात भी कराएं कि जो फ़न और अदब के ज़रिए न सिर्फ मोहब्बत फैलाती हैं बल्कि पूरी दुनिया को बावर कराती हैं कि ये जो अदम तशद्दुद है उसका फ़रोग़ कैसे मुमकिन हो सकता है अगर हम अपने आप को डाइवर्ट करें थ्रू आर्ट्स एंड कल्चर। तो मारूफ समाजी रहनुमा शीमा किरमानी साहबा आज दुनिया बोल है में मेहमान बन रही हैं। शीमा साहबा, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज बड़ा ही अहम दिन है शीमा साहबा, अदम तशद्दुद नॉन वायलेंस डे। अब इसमें हम देखते हैं कि वो माशरे कि जिनमें आर्ट, कल्चर, फ़न इनकी बड़ी इनको बड़ा इनकी पजीराई होती है, इनको बड़ा फॉलो किया जाता है, वो माशरे सिर्फ इंसान नहीं बल्कि राह चलते जो स्ट्रे डॉग्स और कैट्स होते हैं उनका भी बड़ा ख्याल रखते हैं। डू यू एग्री टू दैट? और फ़न और अदब से हम कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं इस माशरे में? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। शुक्रिया कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। मैं समझती हूँ आज का दिन बहुत अहम दिन है, क्योंकि इस वक्त आजकल तारीख में जो पूरी दुनिया में हो रहा है, जिस किस्म का तशद्दुद और जिस किस्म की कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुई हैं लोगों के दरमियान, मुल्कों के दरमियान, ज़ुबानी उस पे, मजहबी बुनियाद पे मुख्तलिफ
वजूहात से नफरतें और तशद्दुद हर तरफ फैला हुआ है। तो ये दिन जो कि 2007 से में शुरू किया गया था, ये बहुत ख़ास दिन इसलिए भी है क्योंकि ये दिन महात्मा गांधी जी ने की सालगिरह होती है। और महात्मा गांधी ने जो हिंसा का और सत्याग्रह और ये जो पूरा एक नॉन वायलेंट मूवमेंट शुरू किया था ना अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बड़े सगीर में, उससे हम क्या सीखते हैं। और बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि मौसीकी, फ़नून लतीफ़ा और जमालियात और परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सब अमन की चीज़ें हैं। ये सब नाजुक एहसासात को उभारती हैं ताकि इंसान अपने अंदर इंसानियत ढूंढे और एक दूसरे के साथ टॉलरेंस और मोहब्बत और हारमनी में रहे। तो ये सारे मकासद हैं 2 अक्टूबर को मनाने के, कि हम जितनी भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनसे दूर होने की कोशिश करें, इंसानों को उससे दूर लाएं और इंसानों को लाएं कि आपस में एक हारमनी में रहें। अच्छा शीमा साहब, बताइए कि आज जो दुनिया की अवलीन तरजीह है वो पीस है, अमन है। ये बताइए कि अमनो फ़न के को मद्देनज़र रखते हुए या थ्रू आप जो फ़न हम कर रहे हैं, फ़न और अदब के ऊपर मैं बात करूँगी कि फ़न और अदब का जो क़याम है वो हम किस तरह से मामन साबित कर सकते हैं इसको, पीस को आम करने के लिए। मैं समझती हूँ कि अगर हमें अमन की सकाफ़त बनानी है, जो कि ज़रूरी है, उसको हम बचपन से बच्चों के अंदर ये एहसासात और ये वैल्यूज़ इक़दार इंस्टिल करें कि लोग मुख्तलिफ हो सकते हैं। लोग आप लोगों की शक्लें मुख्तलिफ, लोगों की ज़ुबान मुख्तलिफ, लोगों की सकाफ़त मुख्तलिफ, मगर लोग अगर अमन की बेसिस पे और हारमनी में यूनाइटेड हों। देखिए, मौसीकी एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई ज़ुबान होना ज़रूरी नहीं है। रक़्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई ज़ुबान होना ज़रूरी नहीं है। आप कनेक्ट करते हैं ह्यूमन इमोशन के ज़रिए, आप कनेक्ट करते हैं उस चीज़ को उसका एहसास ले करके। फीलिंग्स हैं ये, इमोशंस हैं ये, और जज्बात हैं ये, और ये लोगों को साथ लाते हैं और बैरियर्स ब्रेक करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बचपन से अगर हम ये इंस्टिल करें, मौसीकी हो, रक़्स हो, ये चीज़ें बच्चों के करिकुलम्स में, स्कूलों में और घरों में भी ये सोच हो, तो हमारे माशरे बहुत बेहतर बनेंगे और ये कॉन्फ्लिक्ट्स और ये तशद्दुद से हम दूर रहें। और अच्छा, जैसे कि शीमा साहिबा, अभी आपको पता भी होगा कि शहर कराची में एक बड़ा ही ज़बरदस्त फेस्टिवल भी जारी है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतने ऐसे ममालिक के आर्ट एम्बेसडर्स पाकिस्तान और कराची में आए हुए हैं जिन्होंने इससे पहले कभी कराची या पाकिस्तान देखा भी नहीं था। हमने भी उनको अपने शो में मदऊ किया और उनकी जो फील थी अबाउट आवर सिटी, अबाउट आवर कंट्री, वो सो वेलकमिंग, इतने ज़बरदस्त था। ये इस तरीके के मेले, इस तरीके की इवेंट्स कितने ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शहर में होना, हमारे मुल्क में होना, क्योंकि आपको पता है कि हमारा एक इमेज पूरी दुनिया के सामने कैसा गया हुआ है, जो कि बिल्कुल उसके बरक्स हैं हम। तो इस तरह की चीज़ें होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आर्ट एंड कल्चर का एक्सचेंज होना सिर्फ पड़ोसी ममालिक और ख़ित्ते में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। जी देखिए, मैं समझती हूँ ये सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमारा इमेज बेहतर होगा लोगों बैनुल अक़वामी सतह पर, मगर मैं इसलिए भी समझती हूँ ये चीज़ें होना ज़रूरी है क्योंकि हमारे लिए भी, मतलब हमारे गिर्द, हमारे माहौल में, हमारे शहरों में अगर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा की जाएँ, फेस्टिवल्स हों, मौसीकी के फेस्टिवल्स हों, रक़्स के जो भी ये कल्चरल फेस्टिवल्स हों, तो हमारे लोगों के लिए भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि हमारे यहाँ आम इंसान को मौक़े नहीं मिलते ऐसी चीज़ें देखने के लिए। तो अगर हम, और आर्ट और कल्चर जो वो हर इंसान के लिए, वो सिर्फ एक एक्सक्लूसिव क्लास के लिए तो नहीं है ना, तो इसको तो सड़कों में होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, आम इंसान तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आर्ट इज़ द राइट
ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। और ये जो जिसे हम फन कह रहे हैं ना, जो आप बात कर रहे हैं, ये तो एक ऐसा गुलाब है जो कि हर इंसान की ज़िंदगी के लिए को मिलना चाहिए। और एज एन आर्टिस्ट तो मेरा मकसद ही ये है, क्योंकि आपको जैसे मालूम है मेरा काम बहुत ज़्यादा है कम्युनिटीज़ में, लो इनकम एरियाज़ में, कि मैं थिएटर और डांस और म्यूज़िक ऐसे इलाकों में ले जाती हूँ जहाँ पे उन लोगों ने कभी नहीं देखी होती है ये चीज़ें, और मैं समझती हूँ कि ये उनका हक है। तो ये हक अगर हम लोगों को दिलाएं और उनको उनके दिल में, क्योंकि फिर ये जो फन है ये दिल में नज़ाकत, नाजुक एहसास, प्यार और मोहब्बत कायम करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारे लोगों के दिलों में अगर ये चीज़ें आएँ तो वो अपने माहौल में भी क्रिएट करना चाहिए ना, प्यार और मोहब्बत और अमन और तशद्दुद से दूर रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शीमा साहिबा तशरीफ़ लाने के लिए, हमारे साथ जानने के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे है आज का जो दिन है। और फैसल मैं समझती हूँ कि ये जो वायलेंस है ना, और ये दिमागों में भर जाता है जब बच्चा छोटा होता है, देख रहा होता है थ्रू गेम्स या इवन डोमेस्टिक वायलेंस। सो जो शऊर और तालीम और तरबियत है ना, ये आपके घर से शुरू होता है। तो सबसे पहले अपने घर से तरबियत शुरू करें। ये छोटे छोटे बच्चों को ये समझाना शुरू करें, जो पेट्स होते हैं उनके साथ कितने जुल्म कर रहे होते हैं छोटे बच्चे, वो जो वायलेंस वो जानवर के ऊपर उतार रहे होते हैं ना, वही बड़े होने तक उनके दिमागों में भरा रहता है। और इसी तरह सीरियल किलर्स वगैरह जो हैं वो माशरे में आम होते हैं। इसी बात के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले में खुशामदीद। और अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो तशवीशनाक है, और बहुत से लोग जो देख रहे होंगे वो गालिबन या तो डेंगू में मुब्तला हो भी चुके होंगे या फिर उनको होके गुजर भी चुका होगा, क्योंकि मुल्क भर में डेंगू तेजी से जो है वो फैल रहा है। लेट्स गो स्ट्रेट टू सम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो अब तक आ चुके हैं। हम जरा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से अगर आगाज करें तो इस्लामाबाद में इस पूरे सीजन में अब तक 1843 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं, और जबकि आखिर पिछले 24 घंटे में 110 केसेस जो है रिपोर्ट हो चुके हैं। पिछले यानी सितंबर के महीने में 671 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम पंजाब का रुख करते हैं। तो पंजाब में जो सिचुएशन है वो भी कोई ज़्यादा इतनी बेहतर नहीं है। 1843 केसेस सीजन के अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। दिस इज़ नॉट फ्रॉम जनवरी, ये सीजन यानी बारिशों के बाद के सीजन से लेकर अब तक गुज़िश्ता 24 घंटे में 110, जबकि सितंबर के महीने में 671 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब की बात है। नेक्स्ट अब जरा खैबर पख्तूनख्वा का रुख करते हैं हम, और खैबर पख्तूनख्वा को बताते हैं कि कितने ज़्यादा केसेस वहाँ आ चुके हैं। अगेन 851 केसेस सीजन के, पिछले 24 घंटे में 29, सितंबर के महीने में 199 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। याद रखिएगा ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, बहुत सारे गालिबन केसेस ऐसे होंगे जो रिपोर्ट नहीं भी होते हैं। नाउ लेट्स जरा इसको अपनी रिसर्च को माइक्रो करते हैं, सिंध की तरफ रुख करते हैं। अब सिंध में जो सीजन से लेके अब तक केसेस रिपोर्ट हुए हैं 1563। तशवीशनाक बात यह है कि 87% केसेस कराची में हैं। 1361 केसेस सीजन के अब तक कराची के रिपोर्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम आपको दिखाते हैं कि ये तो हमने आपको सीजन का बताया, सिर्फ सितंबर की बात करें सिंध के केसेस रिपोर्ट हुए हैं 335, और उसमें से भी 85% केसेस सिर्फ सितंबर में सिंध में से कराची में रिपोर्ट हुए हैं, यानी 285 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक बार फिर मैं आपको याद दिलाऊं, ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। कई केसेस ऐसे हैं जो कि शायद रिपोर्ट नहीं भी होंगे। और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें, अगेन दैट्स स्टैगरिंग, 9 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पूरे सिंध में, जिसमें से 55% यानी 5 केसेस जो हैं डेंगू के वो हुए हैं कराची में रिपोर्ट। ना अब तशवीशनाक बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि समझ में भी नहीं आ रही हैं। पिछले अगर हम 1361 केसेस जो हैं वो कराची में सीज़न के अब तक हुए हैं, और आखिरी 24 घंटे में जैसे हमने आपको बताया कि 9 केसेस, और आखिरी महीने में जो सितंबर का है 285। तो तशवीशनाक बात यह भी है कि चिकनगुनिया से लेके डेंगू तक इस वक्त बुरी तरह फैला हुआ है। सवालात हैं, और सवालात ये हैं कि पंजाब और लाहौर में तो हम देखते हैं कि डेंगू मार स्प्रे जो है वो किया जाता है। क्या सिंध में इस तरह की कोई चीज़ हो रही है? डॉक्टर्स इसमें क्या कह रहे हैं? उनके पास कितना ज़्यादा रश है? सोनिया, ओवर टू यू।
थैंक यू फैसल। आप लोगों ने देखा कि मुल्क भर में इस वक्त डेंगू एक वबा की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुका है। इस पर बात करने के लिए हमने अपने एक मेडिकल ऑफिसर को यहाँ बुलाया है जिनका ताल्लुक जो है वो जिन्ना हॉस्पिटल से है, डॉक्टर उमैर रहमान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आपने अभी देखे स्टेट्स जो बता रहे थे फैसल, कितने डेंजरसली वो ऊपर जा चुके हैं। इस वबा से कैसे निपटा जाए? देखें सोनिया, ये आई थिंक फर्स्ट टाइम नहीं है, हम बार बार लोगों को वार्निंग साइंस दे रहे हैं। आई थिंक मेरा भी आपके साथ की सेकंड या थर्ड शो है इसी टॉपिक पे, डेंगू और चिकनगुनिया पे। एक अलार्मिंग सिचुएशन है कराची में जो हर साल जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में जो है वो आती है। इस कंडीशन से निकलने के लिए पहले हमें इस कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए। इस कंडीशन के बारे में प्लीज कंटिन्यू डॉक्टर। सो इस कंडीशन के बारे में पहले, अगर आप उसको निकलना चाहते हैं, पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखें, चिकनगुनिया हो या डेंगू हो, दोनों का सोर्स एक है। दोनों इज कॉज बाय अ मॉस्किटो, बोथ आर कॉज बाय अ मॉस्किटो, जिसको हम फीमेल एनोफिल मॉस्किटो बोलते हैं। एजीस एजिप्टी इसका नाम है, और यही डेंगू भी कॉज करता है और यही चिकनगुनिया भी कॉज करता है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द डेंगू फर्स्ट। अब डेंगू का क्या है कि डेंगू में आपने सबसे पहले इसकी कॉज पे जाना है कि डेंगू हो क्यों रहा है। देखिए, डेंगू का जो मच्छर है, जो जिसको हम एजीस एजिप्टी कहते हैं, ये जन्म लेता है साफ़ पानी में, जहाँ जहाँ पानी का ठहराव है। अब लोग अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे घर में तो कोई ऐसी पानी की जगह नहीं। फिर मैं उनको गिनवाता हूँ, आपके घर में एसी चलता है? yes. बिल्कुल चलता है। वो एसी का पानी आपका जमा होता है? जी। मैंने कहा आप उसको फेंकते हैं? नहीं। मैंने कहा आपके फ्रिज के ट्रेस होते हैं, उनमें पानी ठहरा हुआ होता है, क्या आप उसको साफ़ करते हैं? बोलते नहीं। मैंने कहा आप लास्ट टाइम अपनी छत पे कब गए थे? आप अपनी छत पे, एग्जैक्टली मैं उस पर भी आ रहा हूँ। आप छत पे आप देखें, लोग नहीं जाते, लोग वहाँ पे टायर पड़े हुए होते हैं, पुराना सामान पड़ा हुआ होता है, उसमें बारिश का पानी जमा हुआ होता है। ये वो सोर्सेज हैं जहाँ से ये मच्छर निकलता है, और यही एक वजह है। आप देखें कि कराची में सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि कराची में आपको सबसे ज़्यादा ग्रीनरी मिलेगी, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एयर कंडीशन का यूज़ मिलेगा, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फ्रीजर्स का यूज़ मिलेगा, फ्रिजेस का यूज़ मिलेगा। इंटीरियर सिंध में तो ये फैसिलिटी नहीं है, मगर कराची में ये इसी वजह से ये केसेस। अब हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हम फ्रिज की ट्रे साफ़ करें, हम एसी के पानी का वो। तो अब जैसे सोनिया ने बताया कि गमले हैं, अब वहाँ पे हम रेगुलर बेसिस से पानी कर रहे हैं और गमलों में पानी भरा हुआ है और हम बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारे पौधे ग्रो हो रहे हैं। नहीं, एक्चुअली दे बिकम अ सोर्स फॉर डेंगू एज वेल। अब इसी बात पे हम जाते हैं कि इसको हम कैसे कंट्रोल करें। देखें, अब इसको कंट्रोल करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है सोनिया। मार्केट में इंसेक्टिसाइड्स हैं, रिपेलेंट्स हैं, मॉस्किटो स्प्रेज हैं। अब आप अगर अब एहतियात वाकई में करना चाहते हैं, एक तो ये होता है कि हम एहतियात करना ही ना चाहें, हम अब लाखों रुपए अपनी लाइफस्टाइल में लगा देते हैं, मगर कुछ 100-150 रुपये और के स्प्रे लेके हम अपने घर में नहीं कर सकते। तो छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, आपने उनका अपना नहीं तो उनका ख्याल करें, बूढ़े माँ बाप हैं उनका ख्याल करें। तो अगर आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करें, तो आई थिंक आप वैसे तो डॉक्टर साहब ये तो हम इस पर आगे चल के करेंगे भी डॉक्टर उमैर साहब, क्योंकि ये तो चीज़ गवर्नमेंट लेवल पे हो जानी चाहिए थी। बट जैसे कि पौधों की बात की, एंड येस आई हैव गॉट मेनी स्नेक प्लांट्स इन माय हाउस, और मैंने फिर डिस्कवर किया कि ओ माय गॉड, वो तो मच्छर जो है वहाँ पे इतने ज़्यादा होते हैं कि मेरी सोच से भी बाहर है। लास्ट टाइम व्हेन यू केम, आई वाज डिस्कसिंग माय मदर्स केस विद यू। इस टाइम आप आए हैं तो आई एम गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन राइट नाउ। सो अच्छा, बहुत सारे लोगों को जिनको हो भी रहा है किसी, अच्छा इसमें मुझे बताएं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जिनको माइल्ड होके भी हो रहा है, प्लेटलेट्स नहीं भी अगर उनके गिर रहे हैं, अगर नॉर्मल भी हैं, तो वो कमज़ोरी भी है, बुखार आता है, एंड देन दे जस्ट टेक द पैराडोल, पैरासिटामोल, और वो फिर चले जाती है। तो इस तरह की भी सिचुएशन। देखें सर, इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। डेंगू को जो आपने बताया वो आपका केस है स्टेप 1 का। स्टेप 1 इज डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस। यस। Number 2, dengue with warning signs. Number 3, dengue hemorrhagic fever. Number 4, dengue shock syndrome. Majority of people they come in step 1. उसके बाद वो 4 से 5 दिन लेते हैं, रिकवर हो जाते हैं। गुड। मुझे लगा अभी आप बोलने वाले हैं डेंगू AI, मतलब इतनी एडवांस नहीं, क्योंकि अब इसको 4 हिस्सों में हमने डिवाइड किया हुआ है। अब मगर क्या होता है कि अगर जैसे आपने बताया कि मैं इससे गुजर रहा हूँ और मैं that's step 1. That's step 1. तो हम क्या करते हैं, हम इसको इतना हल्का ले लेते हैं कि इतना लाइट ले लेते हैं। हम कहते हैं कि बस हमें फीवर है, हमने पेनाडोल ली। आपको भी ये करना चाहिए था कि यू हैव टू गो टू द लेबोरेटरी एंड यू हैव टू टेक अ CBC ऑफ योर्स। आपको लाजमी करना चाहिए था। हम वही स्टेप 1 को फिर स्टेप 2 में कन्वर्ट कर देते हैं, हम एहतियात अगर नहीं करें। हमें ये आपने बहुत अच्छा किया, आप पैरासिटामोल का यूज़ करें, इट्स अप्रूव्ड ड्रग। आपके नाजरीन को पता होना चाहिए कि पैरासिटामोल इज़ द ओनली अप्रूव्ड ड्रग फॉर डेंगू हेमरेजिक फीवर और फॉर डेंगू।
एज वेल एज फॉर चिकनगुनिया। एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है भाई। पेन किलर्स में भी एक सिलेक्टेड पेन किलर्स हैं जिनको आप दे सकते हैं। कुछ लोग ब्रूफिन का यूज़ कर रहे होते हैं। ब्रूफिन आपका ब्लीड करने में कॉज कर देता है डेंगू के केसेस में। अगर आपके प्लेटलेट कम हो और आपने ब्रूफिन टैबलेट ले ली तो फिर वो आप ब्लीड आउट कर जाओगे। ये तो स्टेप 1। ये स्टेप 1। अब स्टेप 2 में वार्निंग साइंस आ जाते हैं। वार्निंग साइंस में क्या है कि बहुत हाई ग्रेड फीवर है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, जॉइंट पेन बहुत शदीद है, मसल पेन बहुत शदीद है जिसको हम मायल्गिया और अर्थरिल्गिया कहते हैं, रैशेज बहुत ज़्यादा सीवियर है और वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, 4 दिन 5 दिन हो गए हैं, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये हो गया स्टेप 2। मोशन वगैरह भी? मोशन अब नहीं है, पहले शुरू में हम देख रहे थे कि जब ये स्टार्ट में आया था तब ये ज़्यादा पीक में था। अब जाकर मोशन के सिम्टम्स हमें ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, हमें ज़्यादा मायल्गिया बहुत ज़्यादा मिल रहा है, अर्थरिल्गिया मिल रहा है, रेट्रोबल्बर पेन मतलब कि आपकी आंखों में शदीद दर्द, सर में शदीद दर्द। अक्सर मेरा पेशेंट मुझे बता रहा होता है, डॉक्टर साहब मैं इधर देख रहा हूँ तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब इतना शदीद पेन हो रहा है गर्दन घुमाते हुए, दैट्स द रेट्रोबल्बर पेन। तो ये बहुत अब कॉमन सिम्टम है। हेडेक्स बहुत कॉमन है। और दूसरा ये कि एक चीज़ मैं आपके प्रोग्राम के सिलसिले से बताना चाहूँगा, जो हम कहते हैं रेस्ट करें, बस रेस्ट करें, बस रेस्ट करें, ये रेस्ट के चक्कर में मरीज़ ख़राब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा अच्छा उसको बुखार है बस उसको रेस्ट करने दो, नहीं, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट करो, उसको ज़बरदस्ती पानी पिलाओ, बिकॉज डेंगू में आपको भूख और प्यास तो लगती ही नहीं है। ये आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये 5-6 दिन का मरहला होता है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके मरीज़ बिल्कुल नहीं खा पी रहा तो उसका प्लेटलेट फ़ौरन गिरेगा, ज़्यादा जल्दी गिरेगा। एंड सॉरी टू कट यू, बाय हाइड्रेशन उसका मतलब ये नहीं कि आप टैंक बना लें। बाय हाइड्रेशन का मतलब ये भी डॉक्टर साहब कि नमकियात भी निकल रही हैं तो उसको हमें भी पूरा करना है। बिल्कुल करेक्ट, दैट्स करेक्ट। इसमें हम ORS बड़ा कॉमन है और कोई इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, वो आप उसकी थेरेपी डॉक्टर साहब ये भी कर सकते हैं जैसे चीनी या और नमक को मिला के या शहद और नमक को मिला के जो पानी बनाया जाता है घरों में, ये भी किया जा सकता है। इंटीरियर सिंध में तो ऑब्वियसली इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे इतनी मेडिकल स्टोर नहीं है, तो वहाँ पे यही सिलसिला वहाँ पे यूज़ होता है। और लोग आप देखें इंटीरियर में ना डॉक्टर्स हैं ना बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पे यही फॉर्मूला इस्तेमाल करके लोग जो हैं वो क्योर भी हो रहे होते हैं, ठीक भी हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स देना बिल्कुल दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके प्रोफेसर मैं बताना चाहूँगा फिर से कि प्लीज़ स्टॉप टेकिंग एंटीबायोटिक्स। ये अपनी मर्जी से जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, सबसे ज़्यादा जो केसेस हमारे पास इस वक्त ख़राब होकर आ रहे होते हैं, जो स्टेप 3 में जा रहे होते हैं, जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में जा रहे होते हैं, जो डेंगू हेमरेजिक फीवर में जा रहे होते हैं, वो इन्हीं केसेस में होते हैं कि वो एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, अपने नुस्खे शुरू कर देते हैं। सेल्फ मेडिकेशन से बिल्कुल दूर रहें। ये जो आपने डेंगू हेमरेजिक फीवर बता रहे हैं आप, दैट्स स्टेप 3, क्या है ये, कितना खतरनाक हो सकता है, लोगों को इसमें होता क्या? देखें सर, कोमा स्टेट में पेशेंट चलता है, पेशेंट अपना होश खो बैठता है, ऑर्गन फेलियर में चले जाता है, नाक से खान से खून छूटने लग जाता है, यूरिन से खून छूटने लग जाता है, आपका प्लेटलेट जो है वो 8,000 10,000 से भी कम में निकल आता है। और उस कंडीशन में पेशेंट को फिर ICU में शिफ्ट करना पड़ता है, इंटेंसिव केयर यूनिट्स में शिफ्ट करना पड़ता है। मगर ऑब्वियसली ये स्टेप 1 से ही शुरू होता है। स्टेप 4 में और 3 में आप तभी जाएंगे जब आप स्टेप 1 में केयर ना करें। तो फिर जब वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ख़ासतौर पर हमारे जिन्ना अस्पताल में पेशेंट्स एक्सपायर हुए हैं, इसमें बहुत पेशेंट जो हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी से वो हाथ, और एंड में वो ब्लेम डॉक्टर करते हैं, आपने ट्रीट नहीं सही किया। तो दैट्स प्रॉब्लम इज़ कि हम जब स्टेप 1 में ही हैं तभी हम उसको वो कर लें, कोई मसला नहीं है। आपको हुआ, आप बोल से अगर ऑफ़ करते 3 दिन, बोल आपको कुछ नहीं कहता, आप ऑफ़ कर सकते थे, बट आप काम पे आए, अच्छी बात है काम पे आए, बट आप अपना डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट लाजमी कराएं। अगर आपका चिकनगुनिया है तो आप PCR अपना लाजमी कराएं। CBC आई एडवाइस टू ऑल माई पेशेंट्स कि हर 24 आवर में अपना CBC करवाएं, चाहें तो आके मुझे दिखा दें, नहीं आना चाह रहे हैं तो आप खुद अपने प्लेटलेट को मॉनिटर करें। आप देखें कि आपका प्लेटलेट अगर 1 लाख पे है तो 24 आवर्स के बाद आपको कितना गिर रहा है। अगर वो मज़ीद गिर रहा है, इट मीन्स कि प्रॉब्लम आप में है, आप हाइड्रेट अपने आप को सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डेंगू में पैरासिटामोल एंड IV हाइड्रेशन या ओरल हाइड्रेशन इज़ द ओनली थेरेपी वी हैव राइट नाउ। एक अभी रिसेंटली एक वैक्सीन अप्रूव की है जो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है 1-2 सालों में आ जाए, जो 16 साल तक की उम्र तक में दे सकते हैं, मगर अभी तक ऐसा लेकिन भाई 1-2 सालों में आपने इंतजार नहीं किया। डॉक्टर उमैर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अगेन शेयरिंग द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन विद अस। तो भाई जब आएगी वैक्सीन तब आएगी, वो 1-2 सालों में आएगी, तो अभी तो नहीं आ रही। अभी आप ये कर सकते हैं कि आपको अगर कोई चीज़ हो जाए तो आप उसको जाएँ, चेक कराएं, एंड देन अगर वो स्टेप 1 स्टेप 2 है तो यू हाइड्रेट, जितना पानी पी सकें, जितनी नमकियात अपनी पूरी कर सकें, और उल्टी सीधी दवाएं ना लें। सेल्फ मेडिकेशन प्लीज, नीम हकीम खतरा जान, ये एक बहुत मशहूर कहावत है। और इसी के साथ हम लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखेंगे प्रोग्राम में अभी क्या क्या मौजूद है।
वेलकम बैक जनाब। बात हो जाए अब कुछ वेदर की, मौसम के सूरत-ए-हाल पर कुछ बात की जाएगी। मुल्क भर के ज़्यादातर शहरों में मौसम खुश्क और गर्म रहने की इतलात है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गर्द नवा में और पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि वस्ता और जनूबी अजला में शाम को तेज़ हवाएँ चलने की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बेशतर मैदानी अजला में भी सूरज की तपिश से लोग मुतासर रहेंगे, जबकि सिंध के बेशतर अजला में शाम के औकात में तेज़ हवाएं चलने की पेशनगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम गिलगित बल्तिस्तान में मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश होने का भी इम्कान है। अहम शहरों के दर्जा हरारत की बात करें तो चलते हैं कराची में आज जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 28 और मैक्सिमम 32 तक रहेगा। और उसके बाद बात करेंगे हम क्वेटा की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 12 होगा और मैक्सिमम 30 और साथ में क्लाउडी जो है वो रहेगा। और क्वेटा के बाद हम चलेंगे मुल्तान की जानिब। मुल्तान की बात करें तो स्काई क्लियर है, यानी कि आसमान साफ़ है, लेकिन सूरज की तपिश जो है वो रहेगी। मिनिमम दर्जा हरारत जो है वो होगा 22 और मैक्सिमम जो है वो 41। बात करते हैं लाहौर की। लाहौर में भी जो है कम से कम दर्जा हरारत 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री रहेगा। और बात करते हैं इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में आसमान साफ़ रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 18 और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 33 रहेगा। इसके साथ चलते हैं हम पेशावर की जानिब। पेशावर में आप देख सकते हैं कि पेशावर में कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 36 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। सो ये थी आज की वेदर अपडेट्स। अब चलते हैं फैसल की जानिब। फैसल, ओवर टू यू। मौसम का तो आपने बता दिया। खेल का जो मौसम है ना, अब वो थोड़ा सा नरम गरम हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग पीछे पड़े हुए थे कि बाबर कप्तानी छोड़ो, तो भाई बाबर ने कप्तानी छोड़ दी। वनडे कैप्टनसी से बाबर ने इस्तीफ़ा दे दिया है और ये इन्होंने इस्तीफ़ा पोस्ट किया है बाज़ाब्ता एक्स पे, और इसमें उन्होंने कहा है कि भाई कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी मेरे लिए बड़ा एजाज़ था, सबने सपोर्ट किया, सबका शुक्रिया। अब देखते हैं कि बाबर का डिसीजन उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है उस पर कैसे जो है वो असरअंदाज होता है और विल ही गेट बेटर, ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम आपको ये भी बताएं कि एक तो बाबर हो गए, दूसरा ये कि जो सुहेल अब्बास पाकिस्तान के हॉकी लेजेंड, और हम जो है ना, अरे वेलकम बैक, आप तो बहुत जल्दी पेशावर से आ गई। हाँ, बहुत जल्दी पेशावर से आप आ गई हैं, वेरी गुड। हाँ, तो हम वो अभी बात कर ही रहे थे कि एक तो बाबर आजम के हवाले से और सुहेल अब्बास के हवाले से खबर ये कि उन्होंने असिस्टेंट कोच बनने के लिए राजी हो गए, लेकिन ज़्यादा खुश ना हो, पाकिस्तान के लिए नहीं, मलेशिया के लिए। मैं हमेशा से ये सोचता था कि भाई ब्रेन ड्रेन होता है इस मुल्क से, इस तरह होता है, ये टैलेंट ड्रेन है हमारा। सुहेल अब्बास, अब आगे चल के ज़रूर हम आने वाले शोज़ में बात इस पर करेंगे कि सुहेल अब्बास, जिनको हमारी अपनी फेडरेशन नहीं ढूंढ पा रही थी, उनको मलेशिया ने ढूंढ भी लिया और मलेशिया ने ढूंढ के उनको अपना असिस्टेंट कोच रख भी लिया। लेकिन वैसे दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान है बदकिस्मती है, और क्या, तो आप बाहर इस तरह भेज रहे हैं अपने खुद हाथों से। हाँ, अच्छा, जब हम बात कर ही रहे हैं टैलेंट की, बेशुमार टैलेंट है भाई इस मुल्क में, और इतनी ज़्यादा टैलेंट है कि आप संभाल नहीं सकते। लेकिन अब नामसाइद हालात हैं, उसके बावजूद भी अगर आपका प्लेयर अच्छा कर जाए ना, इट मीन्स यू हैव रियल मेटल। तो हमारे साथ आज होंगे पाकिस्तानी बॉक्सर नादिर बलोच, और नादिर बलोच जो हैं आज हमारे मेहमान हैं। हुआ ये है कि उनको एक भारतीय बॉक्सर ने चैलेंज कर दिया है। मजे की बात यह कि इससे पहले भी उनको 2-3 भारतीय बॉक्सर चैलेंज कर चुके थे, लेकिन जब भी फाइट की बारी आती थी तो कोई जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा के भाग जाते थे। तो क्या कहते हैं, अब इन द ग्रीन कॉर्नर पाकिस्तान की शान आन बान नादिर बलोच, और ये है उनका टाइटल, उनका बेल्ट। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ऑसम। नादिर भाई अर्शद के अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। चैलेंज किया भाई इंडियन ने, तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयार हैं हम लोग। हम एक्साइटेड हो रहे हैं कि यस नादिर कम ऑन, इंशाल्लाह। वो नादिर भाई, ये किन साहब ने आपको चैलेंज किया है, किस कैटेगरी में जा रहे हैं फाइट करने? फाइट तो है सुपर फेदरवेट में, जो इंडियन अरीफ है उसका वेट सुपर फेदर है, तो मैंने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। इससे पहले भी काफ़ी जितने भी चैलेंजर थे
मैं चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए आ रहा हूँ। कोई मेडिकली अनफिट हो रहा है, कोई फिट नहीं हो रहा है, कोई और इशू की वजह के उनको वीज़ा नहीं लग रहा है, उनके फेडरेशन उनको NOC नहीं दे रहा, तो मेरी ट्रेनिंग जारी है अभी तक। अब अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली एक जो है, इससे पहले 2 मंथ पहले जो एक ने बंटी सिंह ने जो मुझे चैलेंज किया था वो मेडिकली फिर रिपोर्ट हो गया, एक्सीडेंट एंड का पिक्चर हुआ, एंड पिक्चर हो गया, उसने रिपोर्ट वगैरह फॉरवर्ड कर दिया। तो मैं अपने ट्रेनिंग में था, तो जाहिर सी बात है, और उनके पीछे जो जितने न्यू लड़के थे, जूनियर सीनियर थे, उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज खेलने के तैयार हूँ, तो मैंने उनकी भी चैलेंज एक्सेप्ट कर ली है। अभी मेरा जो अपोनेंट है वो है शुभम यादव, वो चैलेंजर है, मैं डिफेंडर हूँ। मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान को डिफेंड करूँगा इंशाल्लाह। इस तैयारी जा रही है। और क्या क्या ट्रेनिंग्स की आपने इसके लिए, ये बताइए। मैंने इनके लिए काफ़ी ट्रेनिंग की है। हमारी मॉर्निंग में वर्कआउट होती है, फिटनेस ट्रेनिंग होती है, रनिंग, मैं कभी काफ़ी रनिंग वगैरह कर लेता हूँ। और इसके अलावा हमारी जो पार्टनरशिप होती है, स्पारिंग कंडीशंस, जिसके लिए हमें मेंटली तौर पर तैयार होना पड़ता है कि मुझे अगर फाइट खेलना है तो उसकी तरफ से मुझे भी पंच लगेंगे, क्योंकि वो ट्रेनिंग करके आया मुझे मारने के लिए है। तो ऐसी कि मैं यही ट्रेनिंग कर लेते हैं कि हम अपनी मेंटली तौर पर तैयार हों कि किसी को अगर मारने वाले हैं तो वो रिटर्न में मारेगा ज़रूर। तो दिमागी तौर पर फिट होने के लिए हम सारे वर्कआउट करते हैं, मसल्स ट्रेनिंग, फाइटिंग और रनिंग, स्विमिंग, सुमाबाद, स्टीम बाथ, आर्ट वर्क, सारे चीज़ें हम करते हैं। ऐसा मैं, क्योंकि हम जा रहे हैं इस वक्त बाउट के लिए, तो मैं कोई भी नेगेटिव बात तो करूंगा नहीं कि फैसिलिटीज़ ये वो इस वक्त जहन में लाने की, और आप मुझसे ज़्यादा मेंटली फिट हैं तो ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। मैं आपसे ज़्यादा मोटिवेशनल साइड पे रखूंगा इंशाल्लाह। जब जीत के आएंगे ना तो फिर उस पर हम बात करेंगे कि क्या कुछ चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है एथलीट को उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, मगर जिनके पास टारगेट होते हैं वो उन चीज़ों को इग्नोर कर लेते हैं। मेरे पास तो टारगेट है, रास्ते वसील बनाने वाले ऊपर वाले हैं, हम तो कोशिश करने वाले हैं। अच्छा नादिर भाई, मैं देखता हूँ कि इंडिया में जितने ज़्यादा बॉक्सर्स आते हैं अभी, चाहे बॉक्सिंग, MMA, फिजिकल कांटेक्ट जितना भी है इंडिया में, जो है ना वो ट्रक भर के एथलीट आ रहे होते हैं और हमारे 2-3 जा रहे होते हैं, और वो 2-3 जो है ना वही उन पे भारी होते हैं। व्हिच मींस कि यार हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है फिजिकल कांटेक्ट हमारे पास। समझ लो आपके पास हीरे हैं, हीरे तराशने वाले बहुत कम हैं। अगर हमारे हीरो को तराशना शुरू करें, मैं समझता हूँ कि जो हमारे जितने एथलीट अब आप देख रहे हो नीचे डाउन जा रहे हैं, वो सारे ऊपर आ जाएंगे। अगर एथलीट को हम देखो चमकते हुए सितारे की तरह रखेंगे, वो चमकना मजीद करेगा। अगर हम उसको एक शोकेस में रख देंगे, वो वहीं तक महदूद हो जाएगा। उसको हम जब तक हाईलाइट नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, इसके टैलेंट को हम ऊपर नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम हाथ नहीं रखेंगे, हम उसको पुश नहीं करेंगे, तो मुश्किल नज़र आता है। और अन्य चीज़ और ये भी कि हम देखते हैं कि इंडिया का जो स्केल है स्पोर्ट्स का, वो बहुत ऑब्वियसली इट्स नॉट ओनली क्रिकेट, लेकिन उनका स्केल बहुत बड़ा है। कितनी सहूलियात उनको होती हैं उसके मुकाबले में जब हम जा रहे होते हैं, तो हमारा एथलीट जो है वो कितनी सहूलियात में जा रहा होता है? वो मैं भी समझ लो 20% में जा रहा है। किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है? मुझे यहाँ पर तो कोई सपोर्ट नहीं है। कुछ हमारे टाउन चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से थोड़ा स्पॉन्सरशिप का है, और मेरे साथ मेरे बहुत स्टूडेंट हैं, उनकी काफ़ी सपोर्ट मेरे साथ है। असद आसिम टोटली मतलब उनकी सपोर्ट मेरे साथ है, उन्होंने काफ़ी किया है। और मेरे साथ मेरे खुद के स्टूडेंट के वालिद साहब हैं, जो मेरा क्लब है नादिर बलोच सईदाबाद बॉक्सिंग क्लब, उसके एक स्टूडेंट है, उसके वालिद साहब है मजदूर टाइप के। उन्होंने बोला भाई जो हो सकता है मुझसे मैं करूँगा, और उन्होंने कोशिश की है मेरे साथ। मैंने तो मना किया, ज़िद किया है, वो मुझसे नाराज़ हुए। इस वजह से नाराज़ हुए कि मैं आपको सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, अगर आप मना करोगे आज के बाद ना मेरा बच्चा आएगा ना मैं आऊँगा। तो इस वजह से यही हमारे जो मुल्क में। अच्छा नादिर भाई, जब बॉक्सिंग की बात आती है, जहन में आप कुछ भी करें, जो सबसे पहला नाम यही आता है, लेजेंड मोहम्मद अली। आप किसको देखते हुए आपने इस चीज़ का फैसला किया कि जी मुझे जो है वो आना है? मेरे काफ़ी इंटरव्यूज़ में मैंने बताते आ रहा हूँ, और मैंने बताया भी पहले भी, मेरे मामू हैं, वो मेरे कोच भी हैं, और उनकी वजह से मैं इस मकाम तक अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। शेर मोहम्मद है, वो उसको शेरू के नाम से जानते थे शुरू से, वो भी इंटरनेशनल एशियन चैम्पियन रह चुका है एमेच्योर लेवल में। तो मैंने उनको फॉलो किया है। तो मैं जब भी रिंग में जाता था, मुझे काफ़ी लोग कहते थे छोटा शेरू, छोटा शेरू के नाम से। और आपको पता है पूरी दुनिया मोहम्मद अली को फॉलो करता रहता है, और उसकी स्टाइल, उसकी फाइटिंग स्किल्स, उसके जो प्रिपेयरिंग होता है, जो ट्रेनिंग सेशन होता है, उसको मतलब देख के मोटिवेट होता है। तो मैं भी डेली उनको फॉलो करता हूँ। और इसके बाद मैंने हमारा जो
पूरी दुनिया में नामवर बॉक्सर है फॉरेन मैवेदर, उसको फॉलो करता हूँ। और अभी तक आप दे रहे जो लुक लगा हुआ है अभी तक। यस यस यस, तो विल स्मिथ भी लग रहे थे। अच्छा, और माइक टाइसन को भी मैं फॉलो करता हूँ, उसकी जो अटैकिंग पंचिंग है ना उसको मैं फॉलो करता हूँ। मैं मोहम्मद अली, फ्लोइड मैवेदर, माइक टायसन, उन दोनों तीनों को कंबो बना के फाइट खेलता हूँ, क्योंकि ये तीनों की नीड मुझे है। मोहम्मद अली क्लाउड है, फुर्तीला है, यस, मूवमेंट उसकी है, पंचिंग स्पीड है, और मैवेदर है वो तो आउटस्टैंडिंग माइंड से खेलता है। और माइक टायसन जब भूल जाता है पंच लगने के बाद मुझे क्यों पंच लगाया, जब मुझे लग जाता है मैं वही माइक टायसन को बुलाता हूँ, माइक टायसन कम यार, या मुझे लगा या उसको लगा, बस यही तैयारी है हमारी। जबरदस्त, आपसे बात करके ना मुझे मोटिवेशन आ रही है, मेरा भी दिल चाह रहा है कि जरा हो जाए कुछ। मैं इस पे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप देख लें कि वो जो है ना, वो बंदा सिर्फ कलाई बनाने के लिए आधा घंटा प्रैक्टिस करता है। ऐसा नहीं है, मेरी भी कुछ थी वीडियोस वायरल बॉक्सिंग की। अच्छा, खेल लेती हूँ मैं भी। अच्छा नाजरीन, अगली सुपर कोई सुपर लाइट फेदर वेट कैटेगरी है तो आप बताएं। बाय द वे भाई, मैं फ्लाईवेट ना, तो सोनिया फ्लाईवेट में आप जो है वो फिर मेरे ख्याल से मेरी कॉम से भिड़वा दें इनको फिर। मेरी कॉम ने रिटायरमेंट ले लिया, अब इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मेरी कॉम से भिड़वा दें। भाई नादिर भाई, आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और आज आप फ्लाई कर रहे हैं तो भाई तमाम तर पाकिस्तानी हैं, उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि ना सिर्फ दुआ करें, बल्कि जब नादिर भाई आएंगे जीत के अपना टाइटल, एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का जो है टाइटल, उस बेल्ट का दिफा करेगा। मैं चाहूंगा नादिर भाई एक मरतबा और ये बेल्ट दिखा दें जी, हम क्या डिफेंड करने जा रहे हैं। एंड दिस इज द बेल्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है वो बेल्ट जिसको हमने करना है दिफा, और इंशाल्लाह हम दिफा करेंगे, और वो भी अगेंस्ट इंडिया। नादिर भाई, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे हम जल्द मुलाकात करेंगे। गुड लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जनाब अली, आज के शो से इतना ही, दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। और जो भी खातून देख रही हैं, उन्होंने आखिरी सेगमेंट देखा, जो सोनिया को चैलेंज करना चाहता है वो चैलेंज कर दे, हम ये फाइट भी देखना चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।